जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को कवर कर लीजिएगा। आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है आई बटन की क्लास मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इसके गैस पेपर को परचेज नहीं किया है तो उसको आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हो सकता है उतने क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे पेपर कोड्स हैं तो वहां पर उनकी भी क्लासेस लेनी होती हैं, इसलिए समय कम रहता है। इसलिए आप लोग जो गैस पेपर प्लस जितने हम यहाँ पर क्वेश्चंस कराएंगे इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप लोग जो 80 से 90% जो है अपना पेपर एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो आप उसे हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustanknowledge.com। क्या सर्च करेंगे? shop.hindustanknowledge.com सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार की हमारी ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है सर्च कोड पर और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है, BHDC 133। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। सॉरी, हिंदी में ये होता है। यहाँ पर आधुनिक हिंदी कविता सॉल्व गैस पेपर मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य शिल्प का विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य कैसा था। तो हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत का काव्य शिल्प अत्यंत सुंदर, भावनात्मक और कलात्मक है। उनकी कविताओं में प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम, मानवता और रहस्य का ऐसा गहन चित्रण मिलता है कि पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है। पंत जी का काव्य संसार केवल शब्दों की सजावट नहीं बल्कि भावों की गहराई और अनुभूतियों की सजीवता का भी उदाहरण है। तो सबसे पहले उनके काव्य में प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में पर्वत, झरने, फूल, पत्तियां, भौरे, चांदनी, बर्फ, वर्षा और उषा जैसे प्राकृतिक तत्व जीवंत रूप में दिखाई देते हैं। वे प्रकृति को केवल देखने या सराहने का साधन नहीं मानते बल्कि उसे माँ, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। उन्होंने प्रकृति से प्रेरणा ली, उसमें सौंदर्य देखा और उसे आत्मा की शांति का माध्यम माना। उनकी यह प्रकृति प्रियता उन्हें अन्य कवियों से अलग बनाती है। यानी कि जो सुमित्रानंद पंत है उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं में ज्यादातर पर्वत, झरने, फूल, पत्तियां वगैरह देखने को मिलती हैं। वे प्रकृति को केवल देखने या फिर सराहने का साधन नहीं मानते हैं बल्कि उसे वो लोग माँ, मित्र या फिर मार्गदर्शक के रूप में उसे जो है सुमित्रानंद प्रयोग करते हैं। इसके बाद उनके काव्य में सौंदर्य चेतना देखने को मिलती है। तो पंत जी की कविताओं में सौंदर्य का बहुत गहरा स्थान है। उन्होंने बाह्य सौंदर्य जैसे फूलों, तारों, रंगों और रूपों की सराहना की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने आंतरिक सौंदर्य को भी महत्व दिया। उनकी कविताएं केवल सुंदर दृश्यों का वर्णन नहीं करती बल्कि उनमें जीवन की सुंदरता, प्रेम की पवित्रता और आत्मा की उज्जवलता भी दिखाई देती है। पंत जी के सौंदर्य बोध में एक आध्यात्मिक गहराई भी है जिसमें उनकी कविताएं और अधिक जो है प्रभावशाली हो जाती हैं। इसके बाद बात करती हैं भाषा और शैली की। तो पंत जी की भाषा अत्यंत कोमल, मधुर और चित्रात्मक है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ परंतु सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में संगीतात्मकता है जिससे कविता पढ़ते समय लय का आनंद मिलता है। उनकी शैली में प्रतीकों, उपमा, रूपक और अन्य अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। यह सब उनकी काव्य शिल्प को एक विशेष पहचान देता है। इसके बाद रहस्यवाद। तो पंत जी के काव्य में रहस्यवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने प्रकृति और मानव आत्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया। वे जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर कविता के माध्यम से खोजते हैं। उनकी कविताओं में आत्मा, ब्रह्मा, मृत्यु और अनंत जैसे विषयों पर विचार देखने को मिलते हैं। यह रहस्यात्मकता पाठक को सोचने और भीतर से झांकने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि उनके कविताओं में क्या आत्मा, ब्रह्म, मृत्यु, जीवन और अनंत जैसे विषयों पर विचार देखने को मिलते हैं। यह रहस्यात्मकता
पाठक को सोचने और भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद उनके काव्य में प्रगतिवाद और सामाजिक चेतना। तो पंत जी केवल भावनाओं और प्रकृति के कवि नहीं थे, उन्होंने समाज में फैली असमानता, गरीबी, अन्याय और शोषण के खिलाफ भी कविताएं लिखी। उनके प्रकृतिवादी काव्य में मनुष्य की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता की बातें जो है की गई हैं। यह पहलू उनके काव्य शिल्प को और अधिक व्यापक और जो है समकालीन बनाता है। इसके बाद उनके काव्य में कलात्मकता और संगीतात्मकता देखने को मिलती है। तो पंत जी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी कलात्मकता है। उन्होंने छंद, लय, शब्दों का ऐसा सुंदर सामंजस्य स्थापित किया है कि उनकी कविताएं पढ़ते ही कानों में संगीत जैसा अनुभव होता है। उनकी कविता में न केवल भाव है बल्कि कला भी देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि उनके काव्य शिल्प में क्या क्या देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण, सौंदर्य चेतना, भाषा और शैली, रहस्यवाद देखने को मिलता है, प्रकृतिवाद और सामाजिक चेतना, कलात्मकता और संगीतात्मकता। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत का काव्य शिल्प बहुत बहुआयामी, संवेदनशील और कलापूर्ण है। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के साथ साथ आत्मा का संबंध, सौंदर्य की खोज, रहस्य की अनुभूति और समाज के प्रति जागरूकता को समेटा है। उनकी भाषा शैली, प्रतीक और संगीतात्मकता उन्हें हिंदी कविता की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। पंत जी की कविताएं आज भी मन को छूती हैं, सोचने को प्रेरित करती हैं और सौंदर्य का अनुभव कराती हैं। वे हिंदी साहित्य के उन अमर कवियों में से एक है जिनकी कविताएं कभी पुरानी नहीं होती। यानी कि सुमित्रानंद जो पंत जी का काव्य शिल्प है वो बहुआयामी है, संवेदनशील है और कलापूर्ण है। इसके बाद उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के साथ जो है आत्मा का संबंध, सौंदर्य की खोज, रहस्य की अनुभूति और समाज के प्रति जागरूकता को भी समेटा है। उनकी भाषा जो है, शैली, प्रतीक और संगीतात्मकता उन्हें हिंदी कविता की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, भारतेंदु युगीन कविता की नवीन प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए उस युग के प्रमुख कवियों का परिचय भी दीजिए। तो भारतेंदु युग 1868 से 1900 हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये देखिए इसका कोई क्लियर डेटा नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक है, लगभग इतना ही माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई अदर डेट भी लिख दे तब भी चल जाएगा। तो साहित्य इतिहासकार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था। इस युग को हिंदी नवजागरण काल भी कहा जाता है। इस समय हिंदी कविता ने एक नया मोड़ लिया, जहां कविता सिर्फ भावनाओं की व्यक्ति नहीं रही बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और देशभक्ति के मुद्दों को भी उजागर करने लगी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के प्रमुख साहित्यकार थे। उन्हें जो है हिंदी नाट्य और गद्य साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद भारतेंदु युगीन कविता की नवीन प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले देखते हैं देशभक्ति। तो इस युग की कविताओं में देश के प्रति प्रेम, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की भावना साफ दिखाई देती है। कवियों ने भारत की दयनीय दशा और अंग्रेजों के अत्याचार को उजागर किया, लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक और प्रेरित करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भारत दुर्दशा में देश की बदहाल स्थिति का जो है वर्णन किया गया। इस यानी कि इस काल में जो भी कवि रचनाएं कर रहे थे वो कैसी थी, देशभक्ति से परिपूर्ण थी। इसके बाद सामाजिक चेतना। तो इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना देखने को मिलती है। इस युग के कवियों ने समाज में फैली बुराइयों पर खुलकर लिखा। बाल विवाह, स्त्री प्रथा, स्त्री शिक्षा की कमी और छुआछूत जैसे मुद्दों को कविता के माध्यम से उठाया गया। कविताएं केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति न होकर समाज सुधार का माध्यम बन गई थी। इससे स्पष्ट होता है कवि जो है समाज के प्रति सजग थे और बदलाव लाना चाहते थे, यानी कि उनके काव्य में सामाजिक चेतना भी देखने को मिलती है। इसके बाद भाषा का विकास। तो इस युग में खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। पहले केवल ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन भारतेंदु जी ने खड़ी बोली का प्रयोग कर हिंदी साहित्य को नया रूप दिया। इससे आम जनता तक साहित्य पहुंचने में आसानी हुई और भाषा सरल, सरस व प्रभावशाली बनी थी। इसके बाद समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति। तो समस्या पूर्ति एक काव्य शैली थी जिसमें किसी दी गई समस्या स्थिति के अनुसार कविता लिखी जाती थी। इससे कवि को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता था। इस युग में यह शैली बहुत लोकप्रिय हुई और कई कवियों ने इस शैली में जो है श्रेष्ठ रचनाएं दी थी। इसके बाद इनकी रचनाओं में कलात्मकता का अभाव था। इस युग की कविता का उद्देश्य मुख्य रूप से जागरण और सुधार था, इसलिए कई बार उसमें काव्य सौंदर्य और शुद्ध कलात्मकता की कमी दिखाई देती है।
कविता भावात्मक कम और तात्कालिक समस्याओं पर अधिक केंद्रित थी। यही कारण है कि कुछ विद्वान इसे जो है प्रचारात्मक साहित्य भी मानते हैं। अब यहाँ पर देख लेते प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये इस युग के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली कवि थे। उन्होंने हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उनकी रचनाएं सामाजिक, राजनीतिक और देशभक्ति से भरपूर थीं। तो यहाँ पर उनकी रचनाएं देख ले, भारत दुष्टा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, विजयनी और प्रेम तरंग, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। इसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तो ये भी इस युग के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताओं में संवेदनशीलता, करुणा और सामाजिक चेतना का भाव था। इनमें जो है इनकी रचनाएं आनंद, अरुणोदय, जीर्ण जनपद और ममता महिमा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, तो ये जो है हास्य व्यंग शैली के कवि थे। उन्होंने समाज की विडंबनाओं और राजनीतिक समस्याओं पर व्यंग्यपूर्ण ढंग से कविताएं लिखी। मन की लहर, प्रेम पुष्पांजलि, लोकोक्ति शतक और हमारा उत्तम भारत देश। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह, तो इनकी कविताओं में प्रेम, भक्ति और नारी सुलभ कोमल भावनाओं का सुंदर चित्रण है। इनकी प्रमुख रचनाएं श्यामा सरोजनी, प्रेम, संपत्ति लता और देवायनी। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। तो भारतीय युग केवल कविता का युग नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। इस युग में कविता सामाजिक परिवर्तन का औजार बनी। देशभक्ति, सामाजिक सुधार और भाषा का विकास की दृष्टि से यह युग ऐतिहासिक है। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने साहित्य को एक नया दृष्टिकोण दिया और हिंदी कविता को जन चेतना से जोड़ा। यही कारण है कि भारतीय युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक जो है आधार माना जाता है। तो हमसे पूछा गया था प्रश्न, क्या हमारा था प्रश्न, हमारा था कि भारतीय युगीन कविता की नवीन प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए उस युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कि नवीन प्रवृत्तियां देखनी, देशभक्ति, सामाजिक चेतना, समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति, कलात्मकता का भाव। इसके बाद हमने उसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखनी, यही हमसे पूछा गया था। इसके बाद हमने निष्कर्ष देखा और हमारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा। अगर आपके पेपर में आता है 405 शब्दों में, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, छायावाद की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए उसके प्रारंभ की चर्चा कीजिए। तो छायावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है जो लगभग 1918 से 1936 तक चला था। यह युग द्विवेदी युग के बाद आया और इसमें कविता की दिशा और भाव प्रवृत्ति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। छायावाद ने कविता को अधिक भावनात्मक, आत्मिक और सौंदर्य मूलक बना दिया। इसमें कवि अपने मन की गहराइयों से जुड़कर भावनाओं, कल्पनाओं और रहस्य से भरी सुंदर दुनिया का चित्रण करते हैं। यानी कि जैसा कि भारतेंदु में क्या थी, जो है कम भावनात्मक और कलात्मकता थी, तो क्या हुआ द्विवेदी युग में क्या हुआ, भावनात्मकता अधिक बढ़ गई और आत्मिक और सौंदर्य मूलक भी बढ़ गया था। अब यहाँ पर देखते हैं छायावाद की पृष्ठभूमि। तो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। तो छायावाद का जन्म उस समय हुआ था जब भारत में अनेक सामाजिक और राजनीतिक घटनाएं घट रही थीं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और मानवता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए थे। इसके बाद 1917 की रूस क्रांति ने लोगों के मन में स्वतंत्रता और समानता की नई लहर पैदा कर दी थी। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, जिसने भारतीय जनमानस को आत्मगौरव और आत्म बल से भर दिया। इन परिवर्तनों ने कवियों के मन में आत्मचिंतन, स्वतंत्रता और मानवीय मूल्य और नई चेतना के भाव पैदा किए, जो छायावाद की प्रेरणा बने थे। इसके बाद देखते हैं साहित्यिक वातावरण। तो छायावाद के उदय में कई साहित्यिक प्रवृत्तियों और विचारों की भी भूमिका रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि छायावाद की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, यानी कि छायावाद जो है युग कैसे आया था। तो इसमें साहित्यिक वातावरण भी योगदान था। यूरोप में स्वतंत्रतावाद का प्रभाव भारतीय साहित्य पर पड़ा। इस आंदोलन में भावनाओं, कल्पनाओं और आत्म अभिव्यक्ति को महत्व दिया गया, जो छायावाद की विशेषता बनी थी। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष जैसे विचारकों की रचनाएं आत्मिक और दार्शनिक भावों से भरपूर थीं। इनसे हिंदी के कवि भी प्रेरित हुए थे। इसके बाद उपनिषदों और वेदांत दर्शन का पुनरुद्धार हुआ। इससे कवियों में आत्मा, ब्रह्म, रहस्यवाद और विषयों के प्रति रुचि बढ़ी थी। इसके बाद भाषा और शैली में परिवर्तन। तो द्विवेदी युग में हिंदी कविता अधिक नैतिक और शिक्षाप्रद थी। उसमें भाषा तर्कपूर्ण और सीधी होती थी, लेकिन छायावादी कवियों ने भाषा को कोमल, लाक्षणिक और कल्पनाशील बनाया था। इसके बाद खड़ी बोली को एक सुंदर और काव्यात्मक और भावपूर्ण रूप दिया गया। उपमा, रूपक, प्रतीक और जो है भाव चित्रण के माध्यम से कविता को जो है गहराई दी गई थी। इसके बाद छायावाद की शुरुआत होती है। तो छायावाद की शुरुआत 1918 के आसपास मानी जाती है। इस युग में 4 प्रमुख कवियों ने सबसे अधिक योगदान दिया, जो छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं।
जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर देखिए छायावाद की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन ने, साहित्यिक वातावरण ने, भाषा और शैली में परिवर्तन से, और जो है ये तीन कारण थे जिसके कारण जो है छायावाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। इसके बाद छायावाद का उदय हुआ। तो छायावाद की शुरुआत लगभग 1918 के आसपास मानी जाती है। इस युग में प्रमुख चार कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन कवियों की रचनाओं में आत्मा की पुकार, प्रकृति की सुंदरता, प्रेम की गहराई, रहस्य का आभास और जीवन की अनंत संभावनाओं का जो है चित्रण देखने को मिलता है। इसके बाद छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने 1920 में किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग हिंदी कविता में भावात्मक और रहस्यात्मक प्रवृत्तियों के लिए किया था। इसके बाद देखते हैं छायावाद के प्रमुख विषय और विशेषताएं। तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषता है वैयक्तिकता। तो कवियों ने अपने निजी भावों और अनुभवों को कविता में प्रमुख स्थान दिया था। प्रकृति चित्रण, तो प्रकृति को केवल दृश्य नहीं बल्कि जीवंत और संवेदनशील सत्ता के रूप में चित्रित किया गया था। रहस्यवाद, जीवन, आत्मा, ब्रह्म परमात्मा जैसे दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर बल दिया गया था। सौंदर्य की खोज, यानी कविता में सौंदर्य के विभिन्न रूप, नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य और कलात्मक सौंदर्य का चित्रण मिलता है। इसके बाद भाषा की ललितता। तो छायावादी कविता की भाषा कोमल, भावपूर्ण और प्रतीकात्मक होती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो छायावाद ने हिंदी साहित्य में एक नई चेतना और दिशा दी। यह युग भावनाओं, आत्म अनुभूति, कल्पना और सौंदर्य के व्यक्ति का युग था। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के साथ साथ साहित्यिक चेतना ने भी छायावाद को जन्म दिया। छायावाद ने न केवल खड़ी बोली को समृद्ध किया बल्कि हिंदी कविता को भी गहराई और ऊंचाई प्रदान की थी। ठीक है, यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ। ये हमारा पार्ट 2 था। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आने वाली क्लास की आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।